नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। सरिता मैडम प्राथमिक विद्यालयों में लाख कोशिशों के बावजूद व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। शासन स्तर से इन स्कूलों में व्यवस्थाएं सुधारने के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। कभी स्कूलों में बच्चों से शौचालय साफ करवाया जाता है, तो कभी झाड़ू लगवाई जाती है, तो कभी टीचर कुर्सी पर आराम फरमाते नजर आते हैं। कहीं बच्चों के हाथों में कलम किताब की जगह सब्जी काटने की चाकू थमा दी जाती है। एक बार फिर से बुलंदशहर और चंदौली से शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सूबा पूछ रहा है कि आखिर ऐसा भ्रष्ट सिस्टम कब तक चलता रहेगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर बच्चे को शिक्षा देने का सरकार का लक्ष्य है। देश का भविष्य बेहतर बने, ये सरकार की मंशा भी है और कोशिश भी। लेकिन जिम्मेदार कैसे इस पर पलीता लगा रहे हैं, बुलंदशहर और चंदौली से आई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। बुलंदशहर के प्राथमिक विद्यालयों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। मासूम बच्चों से हेडमास्टर झाड़ू लगवाते हैं। बच्चों का आरोप है कि हेडमास्टर के कहने पर स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ती है। मासूम दिव्यांग बच्चे भी क्लास में झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं। जिन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, वहाँ प्रिंसिपल बच्चों के हाथों में झाड़ू पकड़ा रहे हैं। बेटा, बच्चे झाड़ू लगाते हैं स्कूल में? तुम्हारे पैर में क्या लगा हुआ है? बचपन से इसमें पैर। अच्छा, आप बचपन से ही विकलांग हो? अच्छा, आप झाड़ू लगा रही हो स्कूल में? प्राथमिक विद्यालयों की मिल रही शिकायतों पर उच्च अधिकारी आंख में पट्टी बांध कर बैठे हैं। पहासू के सुरजावली प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग बच्ची द्वारा झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन मजाल है जो जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई हो सके। दूसरी तस्वीर चंदौली की है, जहां साहबगंज विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय भुटकुड़ा और प्राथमिक विद्यालय डेहरी में छात्राओं से किचन का काम कराया जा रहा है। सरकार का स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के समय बच्चों से सब्जी कटवाया जाता है, तो क्या खाक आगे बढ़ेगा इंडिया? मैडम जी। मैडम जी। कौन मैडम जी? सरिता मैडम जी। सरिता मैडम जी। वहीं दूसरा मामला प्राथमिक विद्यालय डेहरी का ही है। पढ़ाई के समय गुरुजी मेज पर टांग फैलाकर चैन की नींद सो रहे हैं। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी क्या कह रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। साहबगंज विकास खंड में जो परिषदीय विद्यालय है, एक परिषदीय विद्यालय है डेहरी कला प्राथमिक विद्यालय और दूसरा है बुड़कुड़ा में। डेहरी कला में मास्टर साहब टेबल पर अपना पैर रखकर सोए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, और बुड़कुड़ा में मैडम के कहने पे, बच्चियां बता रही मैडम के कहने पे कार्य कराया जा रहा है किचन का। इस पे क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? दोनों प्रकरणों में ये प्रकरण गंभीर हैं, इसमें जांच कर जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। इन भ्रष्ट अध्यापकों के आगे शिक्षा विभाग भी नतमस्तक होता दिख रहा है। शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग लापरवाह अध्यापकों पर कार्रवाई करने से बच रहा है। सूबा पूछ रहा है, आखिर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? आखिर क्यों स्कूलों में पढ़ाई की जगह बच्चों से काम कराया जाता है? क्यों आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं? सवाल सिस्टम से भी है और सवाल सरकार से भी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये तस्वीरें देखिए, साफ अंदाजा लग जाता है कि सरकारों के द्वारा स्लोगन तो बड़े बड़े चलाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर जब देखने की बात आती है तो इस तरह की तस्वीरें एक दो नहीं बल्कि आए दिन नजर आती हैं और बेहद आम हो जाती हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये कब तक चलेगा और आखिर ये स्थिति यदि यूं ही बनी रहती है तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। बातचीत हम करेंगे और बातचीत करने के लिए बुलंदशहर से हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जी अनिल, यहाँ पर
तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे बुलंदशहर की जो स्थिति बनी हुई थी और साथ ही साथ चंदौली से ये जो दोनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये दोनों ही तस्वीरें चिंताजनक तस्वीरें हैं। देश के भविष्य की जब बात की जाती है और प्रधानमंत्री जब अपना भाषण देते हैं अलग अलग मंचों से, तो इस बात को लेकर बहुत जोर दिया जाता है कि सबके विकास के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा, सबके साथ के साथ ही सबका विकास हो सकता है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे मिलेगा सबका साथ यदि शिक्षा की बुनियादी जरूरत ही पूरी नहीं हो पाएगी। तो अलग अलग जगहों पर वाकई में ये स्थिति किस तरह बनी हुई है और क्या इन तमाम स्थितियों के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार स्कूल के टीचर हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा संवाददाता जुड़ चुके हैं। उसके अलावा यूपी अभिभावक विचार परिषद के अध्यक्ष मनीष शर्मा भी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी आपके पास आएंगे, जिस तरह की ये दोनों तस्वीरें चंदौली से और उसके अलावा बुलंदशहर से सामने आ रही हैं, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। परेशान इसलिए भी करती हैं क्योंकि जब स्लोगन की बात आती है, जब वादों की बात आती है, नारों की बात आती है, तो बड़े बड़े वादे और नारे टेलीविजन से लेकर अलग अलग पोस्टर तक दिखाई देते हैं। बेटियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, इस तरह की स्थितियां सामने नजर आती हैं। लेकिन जब धरातल पर हमारे संवाददाता उतरते हैं तो तस्वीर जो नजर आती है वो चिंताजनक तस्वीर है। देख पा रहे हैं आप, यदि आपने देखा होगा तो बच्चियां स्कूल में आलू काटते हुए नजर आ रही हैं और साथ ही साथ दिव्यांग बच्चे से झाड़ू लगाने का काम किया जा रहा है। क्या कहना है आपका इस पर? जी मनीष जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? मनीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष जी से संपर्क साधेंगे। हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे सवाल मेरा ये है कि जो दोनों तस्वीरें आई हैं, किस तरह से यहाँ पर काम कराया जा रहा था और तमाम चीजें दिखाई देने के बाद भी क्या अब तक कुछ कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता, जनपद बुलंदशहर के पहाड़ू ब्लॉक क्षेत्र के सुरजावाली प्राथमिक विद्यालय का मामला है। अभी करीब 10-12 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया है। लगातार वीडियो वायरल हो रही है। एक दिव्यांग बच्ची से जिस तरह से प्राथमिक विद्यालय में झाड़ू लगवाई जाती है और बच्ची से जब पूछा जाता है तो बच्ची कहती है कि हेडमास्टर जी हम पर रोज ही इस तरह से झाड़ू लगवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़े चिंता की बात है कि जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री लगातार बेटी पढ़ाओ बचाओ की बात कर रहे हैं, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तो उसके लेकर लगातार काफी बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद किस तरह देश पढ़ पाएगा, किस तरह बच्चे पढ़ पाएंगे? लगातार जिस बच्चे किताब की जगह बच्चों के हाथ में झाड़ू और कलम की दबाता झाड़ू दी जा रही है, तो उसको लेकर बड़ी चिंताजनक की बात है कि अभी तक किसी भी अधिकारी ने जनपद बुलंदशहर ने उस मामले में संज्ञान नहीं लिया है। और अगर हम जनपद बुलंदशहर के बीएसए की बात करें तो बीएसए से मेरा कई बार फोन मिलाना चाहा और बात संपर्क साधना चाहा, लेकिन बीएसए ने फोन ही उठाना उचित नहीं समझा। जब अगर खंडित शिक्षा अधिकारी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए बड़े हैरान करने वाली बात है कि तस्वीर लगातार साफ दिख रही है। दिव्यांग बच्ची ने जिस तरह झाड़ू लगवाई जा रही है उसको लेकर भी अभी तक अधिकारी यही कह रहे हैं कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, आगे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर ऐसे अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे बच्चे किस तरह पढ़ पाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा विभाग को लेकर शिक्षा के ऊपर करोड़ों रुपए सालों साल खर्च कर रही है, जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाए, अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा मिल पाए। लेकिन उसके बाद भी अध्यापक कहीं ना कहीं मंत्रों को पूरी तरह से पलित लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि जिस तरह से अधिकारियों को रखी है, तो हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से जो अध्यापक है उनके खिलाफ कार्रवाई करने में बिल्कुल अधिकारी भी नतमस्तक हो गए और अध्यापक पूरी तरह से अपनी मन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार अगर तस्वीर की बात की जाए जनपद बुलंदशहर में लगातार कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई है। कहीं बच्चों से अध्यापक अपनी गाड़ी साफ करवाते हैं, कहीं 2 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाते हैं। जो मिड डे मील की बात करते हैं तो जहां बच्चों को दूध की बात आती है तो उसको लेकर भी तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं। लगातार इस तरह की तस्वीर आती है जो शिक्षा विभाग को पूरी तरह से हिला देने वाली है, लेकिन उसके बाद भी कोई अधिकारी कार्रवाई करने का नाम नहीं लेता है। ये बड़े शर्म की बात है। और जहां उत्तर प्रदेश के जी बिल्कुल अनिल, यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ना केवल ये तस्वीरें चिंताजनक है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो शिक्षा को लेकर खास तौर से जिस तरह से एक मोटी रकम सरकार के द्वारा खर्च की जाती है। शिक्षकों के वेतनमान की यदि बात की जाए तो वेतनमान में भी बढ़ोतरी की गई है, रिवाइज किया गया है, बेहद अच्छा खासा वेतनमान अब मिलता है। तमाम लोगों की, तमाम शिक्षकों की पहले शिकायत हुआ करती थी कि वेतनमान जिस तरह से नहीं मिलता, लेकिन इतना मोटा वेतन मिलने के बाद भी ये तमाम शिक्षक ईमानदारी से काम करते हुए नजर
नहीं आते। आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। क्या कहना है आपका कि कहीं ना कहीं पूरा जो विभाग है उसमें डिसिप्लिन की कमी है, पूरे विभाग को ही एक तरह से ठीक करने की जरूरत है, या एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है, तब जाके इस तरह की घटनाएं बंद हो पाएंगी? जी अनिल। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद अगर हम कह सकते हैं, अगर अधिकारी अध्यापकों पर कार्रवाई नहीं करते तो आने वाले समय में और भी तस्वीरें इस तरह की आएंगी, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों का ना तो कोई टाइम टेबल है, अधिकारी 9 बजे के स्कूल होने के बाद भी करीब 9:30-10 बजे स्कूल में आते हैं, लापरवाह बने हुए अधिकारी, और ना ही किसी भी तरह की बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। बच्चे अगर बात करी जाए तो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 का बच्चा ये नहीं बता पा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो इस तरह से कैसे देश के बच्चे पढ़ पाएंगे? जिस तरह से प्राथमिक स्कूल में सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि प्राथमिक स्कूल में जो शिक्षा ना होने का कारण सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी भी अधिकारी के बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, और इसलिए अधिकारी उन पर गौर नहीं दे पाते प्राइमरी स्कूलों पर, और उसके बाद ही शिक्षा पूरी तरह से बिगड़ती जा रही है। अगर अधिकारियों के बच्चे भी और नेताओं के बच्चे भी अगर इन्हीं स्कूल में पढ़े तो पूरी तरह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई का सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो जिस तरह से अगर हम बात कहें, अगर अधिकारी और नेताओं के बच्चे इन स्कूल में नहीं पढ़े, क्योंकि नेता और अधिकारी अपने बच्चों को बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, उसके बाद तबकी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इस चीज को लेकर हो सकता है कि अधिकारी इस तरफ गौर नहीं देते हैं, जिससे कि पढ़ाई का स्तर पूरी तरह से बिगड़ा जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सरकारी स्कूलों को लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं कि जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनके ही जो अध्यापक है, कहीं ना उनके मंसूबों पूरी तरह से पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। जिस तरह से यहाँ पर सवाल ये आया है कि यदि कहीं ना कहीं अधिकारियों के बच्चे या नेताओं के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं तो जिस तरह की तस्वीरें होती हैं शायद ये तस्वीरें ना आती, और यदि इस तरह की तस्वीरें आती तो कार्रवाई भी होती। और यही वजह है, जब यहाँ पर हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में खामी है। उस खामी को सुधारने की अब जरूरत है, क्योंकि जिस तरह आए दिन इस तरह की तस्वीरें आती हैं, ऐसे में सरकार की मंशा चाहे जो हो, सरकार चाहे कितने बड़े बड़े बजट खर्च कर ले, लेकिन जब तक पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक बच्चों के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। और भारत में जो बड़ा एक लक्ष्य रखा है कि बच्चों को पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी को इस कदर तैयार किया जाएगा कि भारत आगे आने वाले समय में एक विश्व नेता के तौर पर, विश्व गुरु के तौर पर उभरे, जिसको लेकर काफी मेहनत सरकारों के द्वारा प्रयास किया जाता है। योजनाएं तमाम तरीके की कागजों पर रहती है, लेकिन धरातल पर उतरने में कहीं ना कहीं विभाग के तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इस तरह का जो पलीता लगाया जाता है, इस तरह का जो रिचुअल लंबे समय से चला आ रहा है, यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर नजर आती हैं। आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से स्कूल के तमाम अध्यापकों के द्वारा इस तरह की स्थितियां, हमारे साथ अनिल मीणा बने रहिएगा, मनीष जी भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। जी मनीष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और विशेष तौर पर आज जब हम प्राथमिक स्कूलों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सबसे बुनियादी ढांचा है ये, और यहाँ से यदि कहीं ना कहीं सुधार की कोई गुंजाइश हो तो आगे सोचा जा सकता है कि भारत के भविष्य की जब हम बात करते हैं तो वो आगे खड़ा होगा। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो ये चिंता पैदा करती हैं कि आखिर इतना बड़ा बजट होने के बाद, इतनी मोटी सैलरी होने के बाद भी शिक्षक उस तरह से काम करते हुए नजर क्यों नहीं आते जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए? वो ईमानदारी क्यों नहीं बरकरार है? सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ की जो कमी होती है। देखिए, है क्या, जो सरकारी स्कूल है उन स्कूलों में अगर देखा जाए तो सारी भूमिका वो निभाता है जिसको शिक्षक कहते हैं। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, मगर मैं एक बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं पार्षद रहा हूं और मैंने क्षेत्र में देखा है, वहां पर सरकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से तब लागू हो पाएंगी, जैसा कि हमारे साथी अभी कह रहे थे कि जब अधिकारियों के सारे बच्चे, नेताओं के जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, उन लोगों के बच्चे अगर इन विद्यालयों में पढ़ने लगेंगे तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था में सुधार होगा। आप चाहे वहां की कोई भी व्यवस्था ले लीजिए, वहां पर स्कूलों में फर्नीचर नहीं उपलब्ध है, और समस्या इस बात की है कि उस तबके का बच्चा वहां पर स्कूलों में पढ़ रहा है जिस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। और जब ध्यान नहीं दिया जाता तो जो बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं तो वो बच्चे वहां पर माता पिता भी अगर सही भेजते हैं, सत्य अगर सही शब्दों में बोलूं तो वजीफे की आस में जो पैसा सरकार से मिलता है उस पैसे की आस में भेजते हैं। और शिकायत भी, लोग जागरूकता नहीं रखते। चूंकि मैं वहां रहा, मैंने तो वहां बच्चों के साथ बैठ करके खाना भी खाया है, तो वहां पर जो मिड डे मील की भी व्यवस्था है वो पूरी तरह से लागू नहीं है।
कायदा ये है कि स्कूलों में अगर क्षेत्र के लोग पहुंचने लगे मगर वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा बेसिक शिक्षा परिषद का जो समिति जरूर बनाई जाती है, मगर उस समिति के लोग भी जो हैं वो पार्षद के अलावा मास्टर सचिव होते हैं और बाकी सारे जो स्कूल के पेरेंट्स होते हैं वो जी मनीष जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं, नोएडा से राजेश जुड़े हैं, सुन लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए। आप जो समस्याएं इन्हें उठाते हैं वो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बंदर बाट वाला मामला ना, यानी बाकी सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से पैसा आता, गवर्नमेंट से सारी चीजों के लिए पैसा आता, लेकिन दुख की बात ये है कि जो इनका निरीक्षण करने वाले होते हैं वो समय समय पे यदि निरीक्षण करने की डेली जानकारी ली जाए तो देखा जाए तो और भी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। जी जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मनीष जी आपके पास वापस आएंगे। जिस तरह से हमारे दर्शक का कहना था कि तमाम लोग काम करते हुए आते हैं, लेकिन हर विभाग में एक व्यवस्था होती है और कर्मचारी के ऊपर कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर जो लगाए जाते हैं और या इंस्पेक्शन जो होता है लगातार कहीं ना कहीं उनकी जो जिम्मेदारी होती है, यदि वो अपनी जिम्मेदारी का भरपूर तरीके से निर्वहन करे तो शायद इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं कम हो सकती हैं। क्या कहना है आपका? जी मनीष जी अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर ले ताकि आपकी आवाज आ पाए। हेलो जी हेलो जी जी आ रही है आवाज? जी अब आ रही है, अपनी बात पूरी करें आप। जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनका पैसा समय से नहीं मिलता, क्योंकि एक अलग डिपार्टमेंट होता है। पार्षद के रूप में मैं जुड़ा रहा हूं इसलिए मैं करीब से जानता हूं। जी सफाई कर्मचारी को जब 6-6 महीने पैसा नहीं मिलेगा, और चूंकि बच्चे सही बताऊं तो कामगारों के बच्चे होते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। उनको तो ये मालूम पड़ता है जो हमारे घर में काम होता है जैसे कर रहे होते हैं वैसे ही यहाँ पर करते हैं। मगर आवाज उठती है, जब आवाज उठती है, आपने विषय बहुत अच्छा उठाया है, अगर इस विषय पर अगर लगातार काम किया जाए तो निश्चित ही हमारी बेसिक शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा और बच्चों का भविष्य बनेगा, भारत का भविष्य भी सुधरेगा। मगर है क्या, जो जिम्मेदार है वो मौके पर पहुंचते नहीं, मगर जो जिम्मेदार है वो मौके पर पैसा भी अगर जो रिलीज होता है जी वो अगर टीचर्स को मिले तो सफाई कर्मचारी वहां पर काम करें, जिससे कि ना बच्चों को काम करना पड़े और ना टीचर्स पर जोर पड़े। इस और ध्यान देने की जरूरत बहुत है। मगर एक विषय का और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका, आपने विषय अच्छा उठाया है। मिड डे मील जो व्यवस्था है वो भी व्यवस्था बड़ी बुरी तरह से खराब है। मैं तो कहूंगा हमारे संवाददाता जो है और जो वो वहां मौके पर जाकर के 1-2 बार खाना खा करके देखें तो निश्चित रूप से जब हमारा मीडिया इस बात को उठाएगा और खाने को चेक करेगा, उसकी प्रणाली के बारे में बताएगा जी, तो एक बड़ी व्यवस्था सामने आएगी जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं देश में मिड डे मील का जो भोजन है उस पर भी बड़े सवाल है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी चंद्र प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नेताजी फरमा रहे हैं कि जहाँ मीडिया को जाना चाहिए, आप पार्षद बता रहे हैं, तो आपका दायित्व क्या बनता है? क्या सिर्फ सैलरी लेना या काम की तरफ भी तवज्जो देना, ये क्या आपका फर्ज नहीं बनता? जिस तरह से आप मीडिया को और अन्य कर्मचारियों को कोस रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को कोस रहे हैं, ये न्याय संगत बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम 4 भाई थे, चारों गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी में पढ़े हुए हैं और चारों अच्छी वेल रेपुटेटेड पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो डिपेंड तो स्वयं के ऊपर करता है, बच्चे के ऊपर करता है, शिक्षक के ऊपर करता है कि शिक्षा कैसे मिल रही है उनको। अब यहाँ देखिए शिक्षा का स्तर भी देखिए। अब नवाब मलिक जैसा आदमी एक कर्मचारी के ऊपर लांछन लगा करके और उसके ऊपर झूठा दोषारोपण लगा रहा है और शाहरुख खान को बता रहा है, तो ये क्या है? ये नवाब मलिक किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा होगा, मगर उसके अध्यापक इस टाइप के रहे होंगे शाहरुख खान जैसे, जो उनको सद्बुद्धि नहीं दी उन्होंने। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। हर विभाग में खामियां हैं, यहाँ पर जिम्मेदारी हर जिम्मेदार की बनती है। अपने स्तर पर यदि काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सुधार की शुरुआत हो सकती है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार सूबा बोलेगा में हम आज विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से भारत के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ की तस्वीरें आती हैं, ऐसे में चिंताजनक की तस्वीरें हैं और ऐसे में हर स्तर पर जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन और संजीदा होकर करना होगा, तब जाकर कहीं इस तरह की स्थितियां
कहीं ना कहीं सुधरने की ओर आगे बढ़ेंगी या इस तरह की तस्वीरें कम आएंगी? इस पर हम बातचीत करेंगे और कौन कौन सी कमी है और कैसे सुधार हो सकता है बात करेंगे, लेकिन पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सरिता आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरिता एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। आज हम बात कर रहे हैं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ खामियां हैं, कैसे सुधार हो सकता है, उस पर बातचीत तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ चुकी हैं नीलम पीलीभीत से। जी नीलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सुन पा रही हैं तो आप अपनी बात रखें। शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। तो हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरह से प्राथमिक विद्यालयों की हमने आपको तस्वीर दिखाई है, चंदौली की एक तस्वीर दिखाई, दूसरी तस्वीर बुलंदशहर के स्कूलों की दिखाई है। ये तस्वीर वाकई चिंताजनक है। आप बार बार ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें कोई पहली बार नहीं आई हैं। इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो नियम कानून हैं उनको लेकर सवाल उठते हैं। इस पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन अगले कॉलर हमारे साथ उससे पहले जुड़ चुके हैं। योगेश बस्ती से जुड़े हुए हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संपर्क हमारा टूट चुका है। वापस चलेंगे। हमारे साथ लगातार संवाददाता अनिल मीणा भी बने हुए हैं, साथ ही साथ मनीष शर्मा, अध्यक्ष यूपी अभिभावक विचार परिषद के बने हुए हैं। अनिल, आपके पास आएंगे। ये जो दोनों ही तस्वीरें सामने आई है, यहाँ पर इन तस्वीरों में चिंताजनक बात जरूर है, लेकिन जिस तरह से हमारे दर्शकों का भी कहना है कि ना केवल मीडिया बल्कि तमाम जिम्मेदार अधिकारियों की भी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। यदि हर कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक समय पर ठीक प्रकार से करे तो इस तरह की तस्वीरें कम हो सकती हैं। ये बिल्कुल प्रियंका, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी अधिकारी हैं सभी को, और जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि लोग अपनी जितने भी अध्यापक है, अध्यापक से लेकर जो पेरेंट्स हैं, वो कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है, और ना जिम्मेदारी समझने की वजह से ही जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें इस तरह की खामियां देखने को मिलती है। क्योंकि जिस तरह से बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो ये नहीं पूछते हैं कि बच्चों से कि आएगा बच्चों स्कूल में तुम्हारे लिए क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया। अगर नहीं पढ़ाया गया तो आखिरकार क्यों नहीं पढ़ाया गया। उनके लिए बच्चे के जब पढ़ाया नहीं जाता है तो उनके लिए स्कूल में जाना चाहिए, अध्यापकों से कहना चाहिए गुरुजी आखिरकार बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से सभी लोग व्यक्तियों ने जिस तरह से लापरवाही बरत रखी है, तो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा। लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी, जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और अध्यापकों को भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी समझनी होगी। क्योंकि ज्यादातर अध्यापक बच्चों को पढ़ाना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि आराम फरमाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि लगातार सरकार उनको काफी तनख्वाह दे रही है, जबकि हर विभाग से ज्यादा शिक्षा विभाग में तनख्वाह अध्यापकों को दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी स्कूलों की हालत इस तरह से बनी हुई है। अगर हम बात करें
जब दिव्यांग बच्ची से उनके हेडमास्टर का नाम पूछा जाता है तो दिव्यांग बच्ची अपने स्कूल के जो हेडमास्टर उनका भी नाम नहीं बता पाती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े हैरान करने वाली बात है कि आजकल बच्चों को इतना भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं मास्टर कि जो उन अध्यापकों के नाम भी बता सके। तो कहीं ना कहीं अध्यापकों को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझनी होगी और लगातार जो जिस तरह से जो लापरवाही बढ़ती है वो भी खत्म करनी होगी। जी बिल्कुल अनिल आपके पास आएंगे, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है, नीलम पीलीभीत से जुड़ी है, जान लेते हैं क्या कहना चाहती है। नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी हाँ जी मेरी आवाज मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी इसमें गुरुकुल था, ठीक है, और गुरुकुल जाकर सारे बच्चे काम करते थे, अपने घर परिवार का और समाज के सारे काम सीखते थे। ये तो गलत है जो दिख रहा है इसके अंदर कि आज के समय में बच्चों से इस तरह से काम करवाना ठीक नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे जो स्कूल शिक्षा पद्धति है या हम कॉलेज में जाते हैं तो यहाँ NSS प्रणाली है ना, राष्ट्रीय शिक्षा सेवा योजना। ये बताइए कि किसी दिन क्या होता है, सफाई कर्मचारी छुट्टी पे है, ठीक है, और टीचर को खैर ये नहीं करवाना चाहिए जो ये दिखाई दे रहा है मुझे इसके अंदर, लेकिन अगर स्कूल को आपकी सेवा की जरूरत है इतना ज्यादा नहीं करवाना चाहिए जितना दिख रहा है मुझे तस्वीरों में। जी बिल्कुल। जी नीलम जी आप जो सवाल उठा रही हैं वो सवाल ठीक है, गुरुकुल में जिस तरह की प्रणाली थी वो भी ठीक थी, वो अपने समय के हिसाब से ठीक थी, लेकिन ये काम यदि एक दिन हो तो बात ठीक है, ये काम यदि रोजाना होता है और इसके एवज में यदि बच्चों को अपनी पढ़ाई का नुकसान करना पड़ता है तो ये यकीनन गलत है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। फिलहाल आपके विचार रखने के लिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कॉलर हमारे साथ यूसुफ, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। यूसुफ जी बहुत बहुत स्वागत है, बस्ती से जुड़े हैं हमारे साथ। जी यूसुफ आपसे अनुरोध करेंगे टेलीविजन के वॉल्यूम को आप डाउन कर लें और उसके बाद अपने विचार रखें। हेलो जी क्या कहना चाहते हैं आप, स्वागत है आपका। हेलो मैम जी यूसुफ जी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे टीवी के वॉल्यूम को डाउन करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो आगे हम बढ़ेंगे और चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो यहाँ पर हम सूबा बोलेगा में आज भारत के भविष्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें जो आई हैं वो चिंताजनक है, इन तस्वीरों में क्या सुधार संभव है और सुधार यदि संभव है तो उसके लिए किस तरह से पहल करनी होगी, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। सरिता मैडम आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। शिमलेश जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह। यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चल रही है। धन भाग की मैंने हमें घर रहाई दई दिन बनवाए दिन रहाई लागे ना आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया, हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला, हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है सूबा बोलेगा में। आज हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, इन तस्वीरों के बाद ये चर्चा करना स्वाभाविक हो जाता है और कहीं ना कहीं ये चिंता भी जरूरी हो जाती है कि आखिर इस तरह की तस्वीरें और कब तक आती रहेंगी। आजाद भारत के 75 साल बीत जाने के बाद भी यदि इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो किस तरह से बेहतर भविष्य का निर्माण हो पाएगा और किस तरह से बेहतर भारतवर्ष का निर्माण हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ लगातार अनिल मीणा बने हुए हैं संवाददाता बुलंदशहर से, इसके अलावा मनीष जी भी बने हुए हैं। मनीष जी, जिस तरह से हमारे तमाम दर्शकों के भी सवाल हैं और तमाम लोगों का ये कहना है कि जिम्मेदारी की जब बात आती है तो अपने अपने स्तर पर जो जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन कहीं ना कहीं ना केवल भूल चुके हैं लोग, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति के लिए बड़े बड़े प्रदर्शन भी किए जाते हैं, लेकिन वही प्रदर्शन के बाद जब शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है तो तस्वीरें इस तरह की सामने आती है। कहीं ना कहीं खामी वो जो लौट आता है युवक की, यदि हम बात करें तो वो जब आता है विभाग में वो पढ़ाने के लिए ही आता है, लेकिन विभाग की जो रूपरेखा है कहीं ना कहीं वो युवक जो उम्मीदों को लेकर आया था, जो कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर आया था, वो 1-2 साल में बदल जाता है और फिर पुराने ढर्रे पर सब चलने लगते हैं। कैसे इस कमी को दूर किया जा सकता है और कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है? तो ये है कि शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं। जो परमानेंट टीचर्स हैं वो हताश और निराश हो चुके हैं। जानते हैं व्यवस्था में सुधार नहीं होना, क्योंकि सरकारें बदलती, व्यवस्था उसी तरीके से चल रही है। मैं बता दूं आपको, मैं 2006 से 2017 तक पार्षद रहा हूं और जब मैं शुरुआत में बना था तो मिड डे मील पर भी आवाज उठाई थी और शिक्षा के स्तर पर भी आवाज उठाई थी जी। क्योंकि वजीफा लेने पेरेंट्स जाते हैं और जनप्रतिनिधि कब जाते हैं? पार्षद की बात कर रहा हूं, गांव में प्रधान की बात कर रहा हूं जी। जब वजीफा बांटना होता है। चूंकि मेरा कुछ लगाव था बच्चों से, तो जब जाना शुरू किया देखा खाना खाया, खाना खराब था, पढ़ाई को देखा पढ़ाई खराब थी, तो लगातार रोज बैठना शुरू किया, शिक्षा का स्तर भी सुधरा था जी। और शिक्षा मित्र सही मायनों में मेहनत करते हैं जी। तभी मुझे करीब से मालूम है कि सफाई कर्मचारी का भी पैसा नहीं मिलता। बीएसए से लगातार बात करनी पड़ती थी, 6-6 महीने सफाई कर्मचारी को पैसा नहीं मिलेगा, भाग जाएगा जी। सफाई कौन करेगा? कुछ नहीं। मैंने तो मेयर के स्तर से प्रयास भी किया था उस समय, महापौर जी के स्तर से, कि हमें विद्यालय दे दिया जाए, रोज इंस्पेक्शन किया जाए। स्वयं सेवा करने वाले, पढ़ाने वाले लोग भी थे उस समय, फर्नीचर देने वाले भी लोग थे, मगर बेसिक शिक्षा परिषद के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। 2 कमरों का प्राइवेट स्कूल होता है, उसमें 500 रुपए दे करके लोग बच्चा पढ़ाते हैं जी। एक तरफ सरकार होती है, बड़ा स्कूल होता है, बड़ा लॉन होता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, वजीफा होता है, वहां अपने बच्चों को लोग पढ़ाना नहीं पसंद करते हैं। ये शिक्षा का स्तर है हमारे यहाँ जी। बिल्कुल, जब तस्वीरें जी मनीष जी ठीक कहना है, जब तस्वीरें इस तरह की आएंगी तो जो भी सक्षम होगा वो यकीनन भेजना नहीं चाहेगा। वापस आएंगे आपके पास, अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांता प्रसाद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कांता प्रसाद जी हरिद्वार से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी कांता प्रसाद जी, स्वागत है आपका, अपना विचार रखें आप। हाँ जी मैडम, ये तो शिक्षा विभाग में हर जगह का हाल ही है जी। हाँ जी, इसके लिए तो सरकार को एक पहल उठानी पड़ेगी। हाँ जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। तो लगातार यहाँ पर पहल करने की आवश्यकता है और संजीदगी के साथ पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें यदि आती हैं तो सुधार कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही होगा। आखिर वो सुधार कहाँ से होगा? विभाग के द्वारा ही यकीनन शुरू करना चाहिए। हमारा अपना काम है, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, इस तरह की तस्वीरें सामने लाते रहेंगे और यदि इन तस्वीरों के माध्यम से कहीं ना कहीं एक स्कूल में भी बदलाव संभव होता है तो हमारा ये जो पहल है वो कहीं ना कहीं सफल होगी। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जाकर मौके का मुआयना किया था, स्कूल में आप गए हैं, काफी समय वहां पर आपने बिताया होगा, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा था? अभिभावकों की को उनके अधिकारों को ना जाने की यदि हम बात करें तो उसके पीछे भी कहीं अनदेखी भी होती है, कहीं मजबूरी भी होती है। तमाम स्कूलों की यदि हम बात करें तो जिस तरह से मनीष जी का भी कहना है कि जो सक्षम है वो जल्दी बच्चों को यहां पर नहीं भेजना चाहेगा, वो प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा तो पढ़ाई होगी, यहां पर बच्चा आएगा तो कितनी पढ़ाई होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। तो ये जो तमाम स्थिति है, जो सक्षम है वो नहीं भेज सकते। ऐसे में केवल वही लोग भेजना चाहते हैं जिन्हें या तो वजीफे की चाह है या
कहीं ना कहीं मिड डे मील का सहारा है, मिड डे मील के सहारे बच्चों को भेजना चाहते हैं। ऐसे में केवल वो ज़रूरतें भी ठीक से पूरी ना हो, लेकिन उसके साथ पढ़ाई की जो बात है, टीचर की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है कि उस पढ़ाई के काम को भी आगे बढ़ाया जाए। जी अनिल, क्या देखा आपने नजारा? एक सवाल पूछना चाहूंगा अनिल जी से। जी मनीष जी आपके पास आएंगे। अनिल जी से एक बार मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ जमीनी हकीकत है, उसके बाद आपके पास भी आएंगे। अनिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल, अगर स्कूलों की अगर हालात की बात करें तो हालात बदतर होते जा रहे हैं। अगर हम स्कूल की अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, जब हमने स्कूल में जाकर देखा तो प्रत्येक स्कूल के जो कमरे थे उसमें प्रत्येक कमरे में बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे झाड़ू लगा रहे थे। और जबकि 9 बजे का टाइम था, जबकि 9 बजे स्कूल में अध्यापकों को आ जाना चाहिए, लेकिन अध्यापक 9 बजे तक स्कूल में नहीं आए। और स्कूल के जो स्कूलों में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो 9 बजे स्कूल में आते हैं, झाड़ू लगाते हैं। जब बच्चों से बातें की गई तो बच्चों का कहना है कि हम प्रत्येक दिन इसी तरह से झाड़ू लगाते हैं। जब हमने उनसे बच्चों से ये भी पूछा है कि आप पे झाड़ू लगवाता कौन है, तो उनका साफ साफ शब्दों में यही कहना था कि जो स्कूल के हेड मास्टर है वो हमसे कहते हैं कि बेटा हमें आने से पहले आप लोग झाड़ू लगा कर तैयार रखा करो। तो देखिए, खुद हेड मास्टर इस तरह से बच्चों से कह रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन जब हम जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्सों से जब हमारी बातें हुई तो हमने उनसे बच्चों के पेरेंट्सों से पूछा कि आप लोग जब बच्चों को पढ़ाई दी जाती है तो आप बच्चों से घर पे ये पूछते हैं कि आगे बच्चों को क्या पढ़ाया गया है, या स्कूल में आप ये जाके अध्यापकों से कभी बात करते हैं? तो बच्चों कहीं ना कहीं पेरेंट्सों में भी लापरवाही हमें देखने को मिली है। बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो भी इस तरह से बच्चों को नहीं कुछ जी बिल्कुल। अनिल आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ अरविंद कॉलर बैंगलोर से जुड़ चुके हैं। जी अरविंद जी, क्या कहना चाहते हैं आप? स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आप अपनी बात रखें। हाँ, ऐसा स्कूल में किसी स्कूल में अगर होता है तो ये बहुत गलत बात है। बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर बच्चों को ये काम करने के लिए लगाया जाएगा तो वो पढ़ेंगे किस टाइम? बाकी जो माइनर फैसिलिटीज होती है गवर्नमेंट स्कूलों में वो तो मिलती ही है इन्हें, उन्हीं की वजह से बच्चे अपने आप को सस्टेन भी कर पाते हैं। जी ये ऐसा सफाई वगैरह का काम बच्चों से नहीं करवाना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, इसीलिए ये सवाल हम उठा रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष जी आपके पास वापस आएंगे। तमाम लोगों का यही कहना है ये काम नहीं करवाना चाहिए। आप जिस तरह से सिक्के के दूसरे पहलू को उजागर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं विभाग की भी अपनी परेशानियां हैं। सफाई कर्मचारी नहीं है ये माना जा सकता है, लेकिन सफाई कर्मचारी का रिप्लेसमेंट बच्चे कतई नहीं हो सकते हैं। सफाई कर्मचारी यदि नहीं है तो वहां पर स्कूल में खाना बनाने के लिए आखिर किसी को नियुक्त किया गया होगा, आप उनसे मदद ले सकते हैं। या कहीं ना कहीं यहाँ पर अध्यापक, यदि गुरुकुल की बात आती है तो गुरुकुल में यदि अपने घर का काम, यदि अपने घर में हम सफाई कर सकते हैं, तो यदि स्कूल में अध्यापक ही थोड़ा सा बड़प्पन दिखाएं और ये काम बच्चों से कराने के बजाय वो करें तो शायद बच्चों के सामने भी अच्छी मिसाल पेश होगी। सहमत हूं। देखिए होता क्या है, प्रधान जी अध्यक्ष होंगे उस समिति के, उनसे वो यही पूछना चाह रहा था कि जनप्रतिनिधि कोई पहुंचते नहीं है। देखिए एक शासन का तंत्र है जी, जनता का तंत्र, लोकतंत्र में सांसद, विधायक, प्रधान है, गांव देहात में, शहर में पार्षद है। मगर अगर ये जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचने लगे तो टीचरों के रवैये में अवश्य सुधार आएगा। जी मगर बिल्कुल। आप पता कर लीजिए उनसे प्रधान जी भी नहीं पहुंचते होंगे। अगर प्रधान जी 1 घंटा रोज बैठ के बच्चों को थोड़ा सा शिक्षा दान करने लगे, पढ़ाने लगे, हमारे विधायक जी 1 घंटा आधा घंटा पढ़ाने लगे हफ्ते में, महीने में एक बार, सांसद जी पहुंचने लगे, तो हड़कंप की स्थिति होगी, बेसिक शिक्षा विभाग भी सतर्क रहेगा और स्कूलों की स्थिति भी सुधरेगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी आपके पास आते हैं वापस। नीतू हमारे साथ लखनऊ से अगली कॉलर जुड़ चुकी। जी नीतू जी, स्वागत है आपका। नीतू जी मुझे सुन पा रही हैं आप? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। अगली कॉलर मंजू हमारे साथ शिमला से जुड़ी हुई है। जी मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी आप अपनी बात रखें यदि सुन पा रही हैं तो। शायद संपर्क नहीं होगा। जी मनीष जी वापस आएंगे आपके पास। अपनी बात पूरी कर रहे थे, अपनी बात पूरी करें आप। मैंने बच्चों को पढ़ाया है अपने कार्यकाल जी, और मैं चाहता हूं हर जनप्रतिनिधि शिक्षा का दान अवश्य दे। भाई जनसेवा की हम बात करते हैं, मैं बच्चों के बीच में बैठा भी हूं और बड़ी खुशी मिलती है जिन बच्चों के बीच में समय गुजारा, आज वो बच्चे बड़े बड़े हो गए और हमें मिलते हैं और वो बोलते हैं लोगों से पढ़ाया है। अगर जनप्रतिनिधि पहुंचने लगे और इंटरेस्ट देने लगे तो टीचर्स भी सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, मिड डे मील का भी स्तर सुधरता है, शिक्षा का भी स्तर सुधरता है। यही मैं संवाददाता महोदय से जानना चाह रहा था कि अध्यक्ष सचिव तो मास्टर है, मास्टर अगर गैर
जिम्मेदारी वाली हरकत कर रहे हैं तो जिम्मेदार अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष महोदय से भी सवाल करना चाहिए कि कब कब उन्होंने दौरा किया है क्षेत्र। जी, उनसे तो जानने का प्रयास किया गया है। साफ तौर पर इस तरह के सवालों का जब जवाब बीएसए से मांगा जाता है तो उनका साफ कहना होता है कि गंभीर समस्या है, जांच की जाएगी। विभागीय जांच का क्या रिजल्ट निकलता है ये इसके बाद किसी को पता नहीं चलता। की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के हर स्कूल का आम दृश्य है। मैं कल आपको, आज आप चला रहे हैं, कल फिर किसी दूसरे स्कूल का वीडियो मैं आपको प्रेषित कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ अगले कॉलर, जी आपके पास वापस आते हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद यार खान हमारे साथ जुड़े। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल रखें, अपनी बात रखें, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर हम लगातार इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं और विषय बेहद गंभीर है। यहाँ पर सवाल कई हैं कि आखिर यदि जिम्मेदारी शिक्षकों की वो नहीं निभाते हैं तो उन पर किस तरह से इंस्पेक्शन किया जा सकता है, उनको किस तरह से समझाइश दी जा सकती है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और इंस्पेक्शन की जब बात आती है तो क्या जो जिम्मेदार अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई है विभाग का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्या वो अपना काम सुचारू रूप से करते हुए नजर आते हैं? ये बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां कई जगह पर होती हैं, तब इस तरह की तस्वीरें आती हैं। आखिर कैसे सुधार हो सकता है और कैसे ये तस्वीर लोगों के सामने जा सकती है जिससे जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझने का काम करे, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरिता मैडम देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कहाँ अप्लाई करूं, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। देश के भविष्य को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको बार बार दिखाई हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे मनीष जी जुड़े हों, चाहे अनिल जी जुड़े हों, इस तरह की तस्वीरें कोई पहली बार नहीं है, आम तस्वीरें हैं। और इस तरह की तस्वीरें खंगालने का प्रयास किया जाएगा तो हर गाँव में, हर जगह पर इस तरह की तस्वीरें आम नजर आ सकती हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम में इस तरह की खराबी बनी हुई है। अनिल, आपके पास आएंगे। जिस तरह से मनीष जी का भी ये सवाल है कि कहीं ना कहीं शिक्षक की जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, शिक्षक की लापरवाही पे यदि हम बात कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ उस एरिया के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे प्रधान की बात की जाए, पार्षद की बात की जाए, विधायक की बात की जाए, क्या इन तमाम लोगों में से किसी ने अपनी जिम्मेदारी या कहीं जाकर स्कूल में देखने का प्रयास किया है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाने की कोशिश की जा रही है, वो योजनाएं धरातल पर किस तरह से रूप ले रही हैं? प्रियंका, अगर बात की जाए जनप्रतिनिधियों की, तो सबसे बड़ा जो हमारे देश का जो रवैया है वो जनप्रतिनिधियों पे आकर पूरी तरह से फेल हो जाता है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जिस समय जब जनता के सामने आते हैं तो उस समय बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद में जनप्रतिनिधि कहीं भी जाकर ये नहीं देखते आखिरकार जो सरकार की योजना है उनका लाभ बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा जो सवाल है, जो गांव के प्रधान की अगर बात करें तो गांव का प्रधान ही बिल्कुल कभी ये नहीं देखते कि स्कूल में पढ़ाई की जा रही है नहीं की जा रही। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि गांव के जो प्रधान है उनको भी जाके स्कूल में लगातार दिन में करीब एक या 2 बार दिन में जाना चाहिए स्कूल में, और अध्यापकों से बात करनी चाहिए, भैया बच्चों से बात करनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। तो ये जनपद बुलंदशहर के लगातार ग्राम प्रधानों की बात की जाए तो प्रधानों के भी रवैया इस तरह से पाले, और इसी वजह से लापरवाही जो स्कूल के अध्यापक है उनको देखने को लगातार मिल रही है। जो अध्यापक इसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जब गांव का जनप्रतिनिधि अध्यापकों से जाकर पढ़ाई के बारे में नहीं पूछता है, बच्चों से पूछता है, तो उसको लेकर भी अध्यापक भी पूरी तरह से लापरवाह बन जाते हैं, और उसी का परिणाम ये निकलता है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और जब भी अगर तस्वीरों की बात करी जाए तो तस्वीरों को लेकर अधिकारी भी पूरी तरह से कार्रवाई ना करते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी भी लापरवाह बने हुए हैं। तो अधिकारियों को भी लगातार कहीं ना कहीं हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक ना एक दिन हर स्कूल में प्रत्येक जाना चाहिए, जिससे कि जो अध्यापक हैं उनमें थोड़ा सा अधिकारियों के प्रति खौफ रहे और बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा दी जा सके। और अगर जब तक बच्चों के जो अध्यापक है या जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं वो लगातार बच्चों को प्रतिदिन अच्छी तरह से शिक्षा दी जाएंगे, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से नहीं पूछेंगे घर पे कि बच्चों को क्या पढ़ाया गया है, अध्यापक द्वारा क्या सवाल दिए गए, क्या नहीं दिए गए, और लगातार जब बच्चे पेरेंट्स भी दूसरे दिन अध्यापक से जाकर नहीं कहेंगे गुरुजी आगे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी लापरवाही, जनप्रतिनिधि उनकी भी लापरवाही देखने को साफ साफ मिल रही है। जो अधिकांश जो बच्चे हैं वो सिर्फ उसी उद्देश्य से जाते हैं, बच्चों का जो माता पिता है वो सिर्फ उनका उद्देश्य उन्होंने बना रखा है कि बच्चों को स्कूल में खाना मिल जाता है और वजीफा मिल जाता है, उसी को लेकर माँ बाप भी पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। जनप्रतिनिधि जो गांव के प्रधान है वो भी लापरवाह बने हुए हैं, जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से लापरवाह है। तो सिस्टम पूरी तरह से अगर पूरी तरह से बात की जाए तो चारों तरफ से सिस्टम पूरी तरह से गोलमाल दिखाई दे रहा है। जबकि मुख्यमंत्री अगर की बात करें या शिक्षा मंत्री की बात करें, लगातार अच्छी योजनाएं निकाल रहे हैं, बच्चों को सुविधा देने की बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबों को कहीं ना कहीं हम बात करें तो अधिकारी और जो अध्यापक है पूरी तरह से पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी अनिल यहाँ पर रुकेंगे, मनीष जी आपके पास भी आएंगे। कई पहलुओं पर यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। देखना ये होगा कि आखिर और कौन कौन से पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरिता मैडम आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है।
दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरिता मैडम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम सूबा बोलेगा में सीधे चर्चा पर वापस लौटते हैं। देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कई अन्य पहलुओं पर भी यहाँ पर बातचीत करना रह जाता है। मनीष जी आपके पास वापस आएंगे। अनिल ने तमाम बातों के बारे में जानकारी दी है और ये बात एकदम साफ है कि तमाम स्तर पर हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन यदि हम मॉडल की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार से लेकर निचले स्तर तक, मंशा से लेकर नजरिए तक बदलाव की जरूरत है। क्योंकि राजधानी दिल्ली के मॉडल की यदि हम बात करें, उसके उदाहरण को यदि हम देखें, तो यदि राजधानी दिल्ली में संभव है तो देश के हर राज्य में वो संभव है। जरूरत यहां पर सिर्फ इतनी है कि हर स्तर पर सुधार किया जाए, हर स्तर पर मंशा में बदलाव लाया जाए और हर स्तर पर एक ऐसी पहल की जाए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बदलने की शुरुआत हो सके। क्या कहना है आपका कि यदि दिल्ली में संभव है तो क्या उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है? देखिए, इच्छा शक्ति की जरूरत है और इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो सुधार होगा। मैंने जैसे कहा ना, देखिए दो पहिए है, एक शासन है, एक प्रशासन है। शासन के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता चुन करके भेजती है और प्रशासन जो है हमारा वो बेसिक शिक्षा परिषद का विभाग है, शिक्षा के लेकर। अगर वहां पर काम नहीं हो रहा और जनप्रतिनिधि जब मौके पर पहुंचेंगे और अधिकारियों से वार्ता करेंगे, देखिए मीडिया ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, हम इस विषय पर बात कर रहे हैं और चर्चा हो रही है, मगर जनप्रतिनिधि अगर विद्यालय पहुंच करके बीएसए से बात करें तो बिल्कुल बीएसए भी पहुंचने लगेंगे मौके पर और मास्टर साहब बिल्कुल सही हो जाएंगे और झाड़ू बच्चे नहीं लगा रहे होंगे। फिर कहीं ना कहीं व्यवस्था में सुधार होगा और पढ़ाई में भी सुधार होगा। शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो बच्चों का भविष्य सुधरेगा, बच्चों का भविष्य सुधरेगा तो देश का भविष्य। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। बात हम जिस तरह से कर रहे थे राजधानी दिल्ली के मॉडल की, जब हम बात कर रहे थे तो उस मॉडल से, क्योंकि पूरे देश में यदि कहीं कुछ बेहतर होता है तो उससे ना केवल देश में बल्कि कई बार तो विदेशों में भी लोग आकर सीख कर जाते हैं और सीख लेते हैं। और यदि कहीं कुछ बेहतरीन हो रहा है तो इससे सीखने में कोई बुराई नहीं है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा विभाग के साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय को भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां बनी है उस पर अब संज्ञान लेना चाहिए और उसमें सुधार करने की जो निर्देश है वो आगे देने चाहिए ताकि शुरुआत हो सके? क्योंकि जब शुरुआत बड़े स्तर पर होती है तो उसका असर भी दमदार नजर आता है। अनुशासन का डंडा चलना चाहिए जोर से, कार्रवाई का भय नहीं है। टीचर्स में अगर बात करूं तो कार्रवाई का अगर भय हो तो सब कुछ सुधार होगा और अच्छे स्तर से सुधार होगा और बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। और इसमें हमारे तो शिक्षा मंत्री जो है सरकार के, मैंने कहा ना सरकारें बदली है लगातार, व्यवस्था वही काम कर रही है। हर व्यक्ति कहता है गाड़ी में चला रहा हूं, बहुत अच्छे ढंग से चला रहा हूं, मगर गाड़ी में कुछ डलाया नहीं है पेट्रोल के अलावा। जी
जी बिल्कुल। जी अनिल, तो यहाँ पर मनीष जी का साफ कहना है कि अनुशासन का डंडा यदि चले तो स्थितियां सुधर सकती हैं। चाहे हम ट्रैफिक नियमों की बात करें या कोरोना काल में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की बात करें, जब तक ढिलाई थी तब तक परेशानियां थी। जब चालान की कीमत 1000 से 2000 हुई तो सब मास्क पहने नजर आने लगे। क्या आपको लगता है कि इसी तरह की स्थितियां यदि शिक्षा विभाग में भी उनका इस्तेमाल किया जाए तो स्थितियां सुधर सकती हैं, या आपको लगता है कि स्थितियां बद से बदतर बनी हुई हैं, उनके सुधार में अभी एक लंबा वक्त लगेगा? सुधार की अगर बात की जाए स्कूलों की, जिस तरह शिक्षा के हालत बद से बदतर बने हुए हैं, तो वहाँ सबसे जो बड़ा सवाल आता है, जिस तरह की तस्वीरें आती हैं उस तस्वीरों को लेकर अधिकारियों को जांच नहीं करनी चाहिए, तुरंत अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई जब होगी तो कहीं ना कहीं लोगों जो और स्कूलों के अध्यापक हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल होगा, दहशत होगी, तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। और बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो बच्चों को घर से जो काम देंगे घर से, तो उनसे दूसरे दिन भी यही पूछेंगे बच्चे के आगे का जो कल काम किया था वो आप लोग करके लाए या नहीं लाए। और जिस तरह से तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों को कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करना चाहिए। जो मंत्री हैं उनको भी जो इस तरह के जो जी बिल्कुल अनिल, जी अनिल ठीक कहना है आपका। अनुशासन यदि होगा तो स्थितियां जरूर सुधरेंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम चर्चा कर रहे थे देश के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ लगातार हो रहा है, जिस तरह की तस्वीरें शिक्षा विभाग से तमाम स्कूलों से आती हैं, ये तस्वीरें वाकई चिंताजनक हैं। और अब वो समय आ चुका है कि इन तस्वीरों का संज्ञान लेकर न केवल विभाग से लेकर अधिकारियों से लेकर शिक्षक पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि यदि ये कार्रवाई नहीं होती है तो देश के भविष्य के साथ इसी तरह का खिलवाड़ आगे आने वाले समय में और भविष्य में भी होता रहेगा। फिलहाल इस पर कब कार्रवाई होगी और कब देश के भविष्य को सुरक्षित हाथों में सौंपने की कवायद शुरू होगी, ये देखना होगा, आगे आने वाला समय बताएगा। विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी।